हेलो, कैसे हैं सभी प्यारे प्यारे छात्रों। उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड 2023-24 की जो क्लास 10th की परीक्षा होती है विज्ञान की। और विज्ञान विषय में जो एक पोर्शन है रसायन विज्ञान, उसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं, जो पिछले साल में कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और जो चैप्टर है वो अम्ल, क्षार तथा लवण, यानी कि जिसे एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स कहा जाता है। इनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरीज थी कि सर कैसे याद करें, तो मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे याद भी करना है, ठीक है। और यही प्रश्न इस चैप्टर से याद कर लो तो आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एसिटिक अम्ल, देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है अथवा एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्षारकता क्या है। क्या पता होना चाहिए? क्षारकता। क्षारकता का मतलब होता है बेटा कि जब कोई अम्ल जितने जितने H प्लस आयन रिलीज करता है, वो उस अम्ल की होती है क्षारकता। अगर यहीं पर अम्लीयता पूछ ली जाए तो क्या होती है? अम्लीयता का मतलब क्या होता है? अम्लीयता का मतलब होता है कि जितने भी क्षार होते हैं वो जितने OH माइनस आयन रिलीज करते हैं वो उसकी अम्लीयता होती है। यानी कि अम्लों की क्षारीयता होती है और जितने भी क्षार होते हैं उनकी अम्लीयता होती है। तो आई होप कि आपको जो क्षारकता होती है, यानी इसको बोलते हैं बेसिसिटी। क्या बोलते हैं? बेसिसिटी। आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि एसिटिक अम्ल की क्षारकता कितनी होती है। एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? बताएंगे मुझे एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? कमेंट में आप लिखेंगे। एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। ये है एसिटिक अम्ल। अच्छा, जब इसको जल में डालते हैं तो क्या होता है? ये CH3COO माइनस और H प्लस में टूट जाता है। तो ध्यान ये देना है कि ये एक प्रकार का अम्ल है। क्या है? अम्ल है। और जब अम्ल टूटेगा तो माइनस और प्लस में टूटेगा। तो यहां से देखना यह है कि कितने H प्लस दे रहा है। तो जो एसिटिक अम्ल है एक ही H प्लस दे रहा है, यानी कि एसिटिक अम्ल की क्षारकता कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। ऑप्शन में आपको एक दो तीन चार इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बेटा। लास्ट तक वीडियो देखेगा और मैं गारंटी देता हूं कि इसमें से कम दो क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर फंसेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल कर देता है। ये याद रखना है आपको। एक ऐसा विलयन है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि लिटमस क्या है। लिटमस है ना, लिटमस एक प्रकार का सूचक है। लिटमस पेपर जो होता है, एक पेपर होता है ना, ये एक प्रकार का सूचक है। क्या है? सूचक है, यानी कि बोलते हैं इंडिकेटर। आपने गाना सुना था ना, दोनों इंडिकेटर। तो वो वाला इंडिकेटर नहीं है, जैसे कि गाड़ी में इंडिकेटर लगे होते हैं दाएं बाएं मुड़ने के लिए। उसी तरह से अम्ल, क्षार और लवण में अम्ल और क्षार की पहचान के लिए सूचक होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहा है कि एक विलयन है जिसका पीएच लिखा गया है। पीएच में आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। एक का पीएच 6, एक का 7, एक का 8 और एक का 10। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं जो विलयन के पीएच को दर्शा रहे हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा विलयन नीले लिटमस को लाल कर देगा। तो लिटमस पेपर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नीला लिटमस पेपर और एक होता है लाल लिटमस पेपर। तो नीले लिटमस को जो लाल में बदल देता है, नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, वो क्या होता है? वो होता है अम्ल। क्या होता है? अम्ल। यानी कि अम्ल ऐसा पदार्थ होता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या कर देता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो यहां पर हमको यह पता होना चाहिए कि किस, यानी एसिड का पीएच कितना होता है। तो आपने पढ़ा होगा अपनी क्लास में कि एक स्केल होता है जिसको बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। और पीएच स्केल में 0 से लेकर के 14 तक, कितने तक? 14 तक नंबरिंग लिखी होती है, जिसमें बीचों बीच में होता है 7। 7 का मतलब है न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक है ना बेसिक है, यानी ना अम्लीय है ना क्षारीय है। 7 होता है।
तो एक यानी जीरो से लेकर के जितना भी पीएच 7 तक होता है, जितने भी पदार्थ का, वो सभी होते हैं अम्ल। क्या होते हैं? अम्ल। और 7 से लेकर के 14 तक जितने पदार्थ का पीएच होता है वे होते हैं क्षार। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो जिसका पीएच 7 से कम है वे अम्ल होंगे, और अम्ल ही नीले लिटमस को लाल लिटमस में परिवर्तित कर देते हैं। तो बताइए यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए, सभी बच्चे बताएंगे। ए ऑप्शन, यानी कि जिस विलयन का पीएच मान 6 है वे सभी पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो फिर से देखिए वीडियो, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011, 14, 17, 18, 19, 22 और 23। देखिए, ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है। कितनी बार चिल्लाया इसने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार ये चिल्ला चुका है। कहां पर चिल्ला चुका है? पेपर में चिल्ला चुका है कि हम भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हमको याद करो, है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम ही हैं, हमको याद कर लो। तो जो शुद्ध जल होता है, कौन सा जल? शुद्ध जल। शुद्ध जल को और किस नाम से जानते हैं? आशुद्ध जल। आशुद्ध जल, यहाँ पर क्वेश्चन आशुद्ध जल के नाम से भी आ सकता है। तो जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान क्या होता है? 7। 7 का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल, यानी कि उदासीन होता है। यानी कि ऐसे पदार्थ जिसका पीएच मान 7 होता है वे सभी क्या होते हैं? क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, यानी कि उदासीन होते हैं। तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या हो जाएगा बेटा? 7 हो जाएगा। ये तीसरा ऑप्शन आपका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। देखिए, अम्लीय लवण, देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लवण क्या है ना। लवण यानी कि इसको बोलते हैं साल्ट। तो साल्ट का निर्माण कैसे होता है बेटा? साल्ट का निर्माण होता है एसिड प्लस बेस, बनाते हैं साल्ट। यानी कि अम्ल प्लस लवण, और अम्ल प्लस क्षार, क्षार को मिला दो तो क्या बनता है? लवण बनता है। ये आपने अपनी क्लास में पढ़ा है, जो अभी आपके सर ने पढ़ाया है वो आपने पढ़ा है। तो जब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो लवण का फॉर्मेशन होता है, लवण का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। जब अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराई जाती है तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखना यह है कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। अम्ल और क्षार के मिलने से लवण का निर्माण होता है। तो लवण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अम्लीय लवण, इतना आपको याद रखना है। और एक होता है क्षारीय लवण। अम्लीय लवण कैसे बनता है? अम्लीय लवण का निर्माण होता है जब प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रॉन्ग एसिड। जब स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन कराते हैं दुर्बल क्षार के साथ, किसके साथ? दुर्बल क्षार के साथ, तो ये क्या बनाता है? अम्लीय लवण बनाता है। याद रखना मेरी बात को कि अम्लीय लवण का निर्माण कैसे होता है कि जब प्रबल अम्ल के साथ यानी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस की रिएक्शन कराते हैं, यानी कि प्रबल अम्ल के साथ दुर्बल क्षार की क्रिया कराते हैं, तो अम्लीय लवण का निर्माण होता है। और दूसरा यहाँ पे क्या है? क्षारीय लवण। क्षारीय लवण का निर्माण कैसे होता है? जब प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होता है? क्षारीय लवण का निर्माण होता है। तो प्रबल अम्ल कौन है? प्रबल अम्ल सबसे ज्यादा है H2SO4। क्या है? H2SO4। और H2SO4 की रिएक्शन करा दो। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। सभी बच्चे अपने साथ में कॉपी पेन रखेंगे, उसको लिखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आदमी महान बन जाता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, परफेक्ट बन जाता है। तो H2SO4 की रिएक्शन करा दो NaOH के साथ। किसके साथ? NaOH के साथ।
तो क्या बनाता है ये बनाता है NaHSO4 और इसका नाम है सोडियम बाई सल्फेट। प्लस और साथ में क्या निकलेगा यहां से H2O निकलेगा। क्या निकलेगा H2O निकलेगा। जब भी हम क्षार की क्रिया कराते हैं तो जल निकलता है। तो यहाँ पर प्रबल अम्ल की क्रिया दुर्बल क्षार के साथ कराई जा रही है तो बन रहा है सोडियम बाई सल्फेट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अम्लीय लवण कौन है सोडियम बाई सल्फेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया में यानी कि निम्नलिखित में से जो मेथिल ऑरेंज है इसको मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है। देखिए यहाँ पर लाल वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं आपसे, है ना। तो यहाँ पर मेथिल ऑरेंज किसमें मिलाएंगे कि वो लाल हो जाए। पहला ऑप्शन NaCl का जलीय विलयन है। NaCl को जल में मिला दो तो जो NaCl का जलीय विलयन मिल जाएगा, इसी को ब्राइन बोलते हैं। H2SO4 को जल में मिला दो या ग्लूकोज को जल में मिला दो या केवेज को जल में मिला दो। तो इन सब में आपको यह बताना है कि मेथिल ऑरेंज इसको मिलाने पर किसमें मिलाएंगे जो लाल विलयन देगा। तो मेथिल ऑरेंज एक प्रकार का क्या है सूचक है। सूचक मतलब इंडिकेटर, ये एक इंडिकेटर है। और इसको जब हम H2SO4 में मिलाएंगे, देखिए लवण के साथ मेथिल ऑरेंज उस तरह से रिएक्शन नहीं करता है तो अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए सूचक का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो मेथिल ऑरेंज होता है इसको अम्ल यानी H2SO4 के साथ, H2SO4 क्या है अम्ल है, और अम्ल के साथ जब मेथिल ऑरेंज मिलाएंगे तो ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है रेडिश ब्राउन, यानी कि लाल भूरे रंग का हो जाता है। याद रखना लाल भूरे रंग का H2SO4 के साथ देता है, यानी कि इसको हम लाल कह सकते हैं। लाल भूरे रंग का है तो इसको क्या कह सकते हैं लाल। आपसे क्वेश्चन लाल भूरे रंग के नाम से भी आ सकता है या सिंपल लाल कह दे कि लाल मेथिल ऑरेंज किसके साथ देता है तो अम्ल के साथ देता है, यानी कि H2SO4 यहाँ पर अम्ल है। केवेज क्या है ये क्षार है। NaCl क्या है ये लवण है। और ग्लूकोज क्या है ना, ये तो न अम्ल है न क्षार है। तो ग्लूकोज के में थोड़ा सा अम्लीय प्रकृति का होता है। चलिए आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। कौन सा तत्व पूछ रहा है किसके साथ तनु अम्ल के साथ। अब देखिए जो अम्ल होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो सांद्र अम्ल और दूसरा तनु अम्ल। मुझे उम्मीद है कि तनु अम्ल और सांद्र अम्ल के बारे में आप लोग जानते होंगे, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल के बारे में। तो जब तनु अम्ल के साथ किसकी क्रिया कराई जाए जो कि हाइड्रोजन गैस निकाल दे, तो इसको इस रिएक्शन को करने के लिए आपको आपके क्लास में पढ़ाया गया होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी मतलब एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज ये आपको पढ़ाई गई होगी। मैंने भी अपने बच्चों को पढ़ाया है ना। जो बच्चे एवीएस की पाठशाला से जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं सक्रियता श्रेणी का अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि उनको अच्छे समझ में आ जाए, जिसमें लिखबा सरकाना अलमंजन कर संभव कुहक पटाऊ, इस तरह से मैंने एक ट्रिक दी है और उस ट्रिक के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कौन सी क्रिया तनु अम्ल के साथ कौन सा तत्व क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई एक तत्व जिसकी अब क्रिया तनु अम्ल के साथ किसके साथ तनु अम्ल के साथ करा दो तो यहाँ से H2 गैस निकल जाए, H2 गैस निकले। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जो जिंक होता है जिसे जस्ता बोलते हैं इसका संकेत होता है Zn। Zn एक ऐसा तत्व है इन चार ऑप्शन में, अलग अलग ऑप्शन पे डिपेंड करता है बेटा। जब आपको इलेक्ट्रिविटी सीरीज आ जाएगी तो आपको अच्छे से कर पाएंगे। जब जिंक की क्रिया तनु H2SO4 के साथ कराते हैं तो ये बनाता है ZnSO4
प्लस साथ में निकलता है H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। और इसकी रिएक्शन मैंने आपको एवीएस की पाठशाला यूट्यूब चैनल पे बाकायदे करवाई हुई है, जिसमें आपको एक बैलून यानी गुब्बारे में किस तरह से हाइड्रोजन गैस निकलती है और उसमें जाकर के भर जाती है। और हाइड्रोजन जो गैस होती है ये अत्यधिक ज्वलनशील होती है और ये थोड़ा सा विस्फोट के साथ, साउंड के साथ ये जलता है। तो इसका पूरा वीडियो जो है आपको पूरा प्रोसेस प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां पर जाकर के आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जिंक यानी जस्ता, क्लोरीन भी नहीं करेगा क्रिया, सल्फर भी नहीं करेगा, तांबा भी नहीं करेगा, जिंक करेगा यानी जस्ता करेगा, तो हाइड्रोजन गैस ये निकालेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो बच्चे नए हैं, एवीएस की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज एवीएस की पाठशाला की टीम पूरी करा रही है आपके साथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अम्ल और क्षारक। अम्ल और क्षारक की आधुनिक अवधारणा क्या है? प्रत्येक का एक एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। संबंधित रासायनिक समीकरण भी आपको लिखना है। ये क्वेश्चन 2017 और 11 में पूछा गया है। उसके बाद देखिए, ये 11 के बाद 17 में यानी 6 साल बाद पूछा गया है, तो 2024 में पूछा जा सकता है। आगे अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया है, अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा स्पष्ट कीजिए। यानी कि कुल मिला के आपको उसकी परिभाषा बतानी है, आधुनिक अवधारणा क्या है। ये 2018-2014 में पूछा गया है, तो ये इसकी भी पूछे जाने की संभावना 100% है बच्चा, ध्यान रखना। अम्ल तथा भास्म, भास्म का मतलब यहाँ क्षार ही है। इसकी आधुनिक अवधारणा दीजिए। एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल क्षार का आपको एग्जाम्पल देना है, नाम बताना है। ठीक है, 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बता दूं, है ना, एग्जाम्पल बता दूं, अगले पेज में हम जाकर के आधुनिक अवधारणा क्या है ये समझा देता हूँ। तो जो अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल, अगर हम प्रबल अम्ल की बात करें तो प्रबल अम्ल जैसे कि क्या हो गया, H2SO4। प्रबल अम्ल किसको कहेंगे? जिसका पीएच मान 0 से लेकर के 3 से 4 तक होता है, वो अत्यधिक अम्लीय होते हैं। मतलब पीएच स्केल में, पीएच स्केल में इधर 0 है, यहाँ 7 है और यहाँ 14 है। तो जो 7 तक पहुंच जाएंगे तो धीरे धीरे न्यूट्रल होंगे, है ना, उनकी जो अम्लीयता है वो कम होगी। अगर जो 0 के जब सबसे पास होगा इस किनारे पर, उसकी पीएच सबसे कम होगी। और जिसकी पीएच वैल्यू सबसे कम होती, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पॉन्टेज जिसको बोलते हैं। पी का मतलब होता है पॉन्टेज, पॉन्टेज का अर्थ होता है पावर, यानी हाइड्रोजन की जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, पीएच जितना ही कम होगा किसी यौगिक का, वो उतना ही अम्लीय होगा। तो H2SO4 क्या है? एक प्रबल अम्ल है। क्या है? प्रबल अम्ल है। उसके अलावा दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार में हम देख सकते हैं जैसे कि MgOH हो गया, MgOH का होल ट्वाइस, ये क्या है? दुर्बल क्षार है। ये है दुर्बल क्षार। NH4OH लिख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, है ना। तो ये सब क्या होते हैं? दुर्बल क्षार होते हैं। अब इसकी आधुनिक अवधारणा क्या है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे समझेंगे। तो हेडिंग डाल देंगे। हेडिंग क्या बनाएंगे आप लोग? आधुनिक अवधारणा। आधुनिक यहाँ पे लिख लेंगे अम्ल तथा क्षार की, अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा। आधुनिक अवधारणा में सिर्फ आपको एक चीज याद रखना है, जो एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस। आर्हेनियस के पहले जो कॉन्सेप्ट चलता था, पुरानी जो अवधारणा थी, उसमें आप लोग जानते हैं कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना, जिनकी जो पीएच वैल्यू होती है 7 से कम होती है, वे अम्ल कहलाते हैं। पीएच वैल्यू क्या? पीएच वैल्यू 7 से कम। दूसरा पॉइंट क्या मैंने बताया? दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, ये क्या है? ये पुरानी अवधारणा है। भाई आप लोग नए जनरेशन के बच्चे हैं, तो नया याद करना है आप लोगों को, है ना, पुरानी अवधारणा नहीं याद करनी है। ठीक है, चलिए। अच्छा, क्षार की बात कर लेते हैं। ये तो अम्ल है, ये मैंने किसकी बात की? अम्ल की बात की। अगर हम क्षार की बात कर लें तो क्षार में पहला पॉइंट, पीएच वैल्यू 7 से अधिक
ऐसे यौगिक जिनकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगी और स्वाद में तीखे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं? तीखे होते हैं। तो ये क्या है? ये पुरानी अवधारणा है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्षार की। तो ये तो हो गई पुरानी अवधारणा, जो कि यहाँ पूछा नहीं गया था। फिलहाल मैंने बता दिया ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अब हम आधुनिक अवधारणा देखेंगे। आधुनिक अवधारणा में एक वैज्ञानिक थे। उन वैज्ञानिक का नाम क्या है, आप लोग गेस करिए। अगर आपने पढ़ा है तो बताइए। कमेंट में आप लोग जरूर लिख दीजिए, लिखने से याद हो जाता है। आप लोग लिख दीजिए कि आधुनिक अवधारणा किसने दिया है। आधुनिक अवधारणा ने दिया है आर्हीनियस ने। किसने दिया है? आर्हीनियस। आर्हीनियस एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और सबसे पहले आधुनिक अवधारणा इन्होंने दी। आधुनिक अवधारणा और भी बहुत सारी, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट है ना। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी अवधारणा है। एक है लेविस कॉन्सेप्ट, है ना। तो ये भी है, लेकिन आर्हीनियस हमको पढ़ना है। हाई स्कूल के सिलेबस में सिर्फ आर्हीनियस है। तो अगर हम अम्ल की परिभाषा देना चाहें, किसकी परिभाषा? अम्ल की। तो अम्ल की परिभाषा हम देंगे, वे पदार्थ जिन्हें जल में, कहा? जल में घोलने पर H प्लस आयन, H प्लस आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। ये किसने बताया? आर्हीनियस ने बताया। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे कि HNO3। HNO3 इसका हम अगर जल में घोलें, जलीय विलेंस का लें, तो H प्लस प्लस NO3 माइनस, यानी H प्लस में टूट जाता है। इसके और भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे कि H2SO4, तो ये 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस में ये टूट जाता है। इसको आप लोग लिख लीजिए, वीडियो को रोकिए और ये परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। ये आर्हेनियस की अवधारणा है और ये आधुनिक अवधारणा है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि HCl है, ये H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होता है। इसको आप लोग रिवर्सिबल रिएक्शन की एरो के साथ इसको आप दिखा सकते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए रोक करके। अब हम लोग समझेंगे क्षार की परिभाषा क्या होती है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। क्षार की परिभाषा, क्षार वे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में घोलने पर OH माइनस आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। तो OH माइनस कौन दे सकते हैं? जिनमें OH लगा होता है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं क्षार। क्षार, तो यहां परिभाषा क्या लिखेंगे? वे पदार्थ, वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर OH माइनस आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? क्षार कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, जैसे NaOH, NaOH में Na प्लस प्लस OH माइनस, ये देखिए यहाँ पर OH माइनस निकल रहा है। उसी तरीके से MgOH का होल ट्वाइस, ये Mg2 प्लस प्लस 2OH माइनस दे रहा है। एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, NH4OH, NH4OH ये टूटता है NH4 प्लस प्लस OH माइनस में। किसमें टूटता है? OH माइनस में। तो ये OH माइनस जितने भी यौगिक देते हैं, यह क्या होते हैं? क्षार होते हैं। आई होप ये परिभाषा आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिए, आपको यही याद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जल का आयनिक गुणनफल क्या है 25 डिग्री सेल्सियस पर, इसका मान लिखिए। तो हेडिंग डालेंगे आयनिक गुणनफल। आयनिक गुणनफल क्या होता है? आयनिक गुणनफल, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं लिखूंगा नहीं यहां पर, मैं आपको अच्छा चलो लिख देता हूं। 25 डिग्री सेल्सियस पर
या कमरे के ताप पर जल में उपस्थित H प्लस तथा OH माइनस आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल आयनिक गुणनफल कहलाता है। जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। जल का क्या कहलाता है? आयनिक गुणनफल कहलाता है। इसे KW से प्रदर्शित करते हैं। किससे? KW से प्रदर्शित करते हैं। इतना आपको याद रखना है। उसके अलावा इसकी मैं आपको इसका सूत्र बता देता हूं। ये आप लोग लिख लीजिए, रोक करके लिखिएगा। इसके बाद में इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है? अच्छा चलिए, मैं इरेज नहीं करता हूं, यहीं पर ही लिखे दे रहा हूं। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूं। फार्मूला होता है KW इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता, गुणे कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ये आपका सूत्र है। इस सूत्र को आप लोग याद कर लेंगे। KW से प्रदर्शित करते हैं, है ना? ये फार्मूला आप लोग याद कर लेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ कि जल का जो आयनिक गुणनफल है वो कितना होता है। जल का, किसका? जल का आयनिक गुणनफल जो होता है वो 1 गुणे 10 की पावर माइनस 14 होता है। कितना होता है? 1 गुणे 10 की पावर माइनस 14। ये क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जा सकता है। ऐसे पूछा जा सकता है कि जल का आयनिक गुणनफल कितना होता है, तो 1 गुणे 10 की पावर माइनस 14 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खाने के सोडा, क्या पूछ रहा है यहाँ पर? खाने के सोडा का रासायनिक नाम, जिसको बेकिंग पाउडर बोलते हैं या बेकिंग सोडा बोल सकते हो, या मीठा सोडा भी जिसको बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम लिखना है, अणुसूत्र लिखना है, बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखना है, और इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ये भी आपको लिखना है। ठीक है, चलिए इसको हम समझ लेते हैं कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है और अणुसूत्र क्या होता है। चलिए मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूं, इसको इरेज कर दूं। तो यहाँ पे लिखेंगे आप सबसे पहले अणुसूत्र। अणुसूत्र बेटा उसको कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ, जितने भी कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या, जितने परमाणुओं की संख्या जो होती है वो लिखा जाता है। तो इसका जो अणुसूत्र है वो है NaHCO3। क्या है बेटा? NaHCO3। इसका रासायनिक नाम क्या है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि जगह कम है तो आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। रासायनिक नाम क्या है बेटा? रासायनिक नाम इसका है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी का एक और नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये इसका नाम हो गया। अब इसकी बनाने का जो विधि है, बनाने की जो विधि है, इसका रासायनिक समीकरण लिखना है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए, बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण। बनाने की विधि आप लोग लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? बनाने की विधि। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे बनाओगे इसको बेटा? कैसे बनाओगे? तो जो बनाने की विधि है इसको धावन सोडा से बनाया जाता है। धावन सोडा का फार्मूला क्या होता है? Na2CO3। ये है धावन सोडा। इसकी अब क्रिया करा दो CO2 और H2O से, CO2 और H2O से। तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा NaHCO3। इसके 2 मोल बन जाएंगे, है ना? इसी का क्या नाम है? खाने का सोडा, या इसी को मीठा सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीठा सोडा। जब आप लोग छोला भटूरा बनाते हैं ना, मीठा सोडा उसमें डालते हैं। कभी कभी दाल नहीं पकती तो कुछ लोगों के घर में मीठा सोडा डाल दिया जाता है, जो कि उसको फुला देता है, जल्दी पाक जाता है। या जैसे मान लीजिए कोई
व्यक्ति है जिसको एसिडिटी है, एसिडिटी मतलब होता है पेट में अपच है, बहुत ज्यादा गैस बन रही है, अम्लीयता है उसके पेट में, तो मीठा सोडा उसको पानी में घोल के पिला दो, ठीक है, तो उसकी एसिडिटी खत्म हो जाती है। तो इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको गर्म करेंगे तो इसी का उल्टा हो जाएगा, है ना। तो मैं इसको यहीं पर लिख देता हूँ कि जब इसको गर्म करेंगे, देखिए ध्यान समझिएगा मेरी बात को, मैं ये एरो ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे, इस बात को आप समझ जाइएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो यहां पर आप लोग लिख देंगे गर्म करने पर, गर्म का निशान है त्रिभुज, जब इसको आप गर्म करोगे तो धावन सोडा में, यानी ये किसका फार्मूला है, ये मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये है धावन सोडा। क्या है बेटा, धावन सोडा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसका रासायनिक नाम और अणुसूत्र लिखिए। मैंने आपको अणुसूत्र बता दिया क्या होता है, NaHCO3 होता है, और रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बनाने की विधि कैसे बनाओगे, धावन सोडा को कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के साथ जब हम गर्म करते हैं, यानी कि इन तीनों को मिलाते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मीठा सोडा या खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का निर्माण करता है। जब इसी मीठा सोडा या खाने के सोडा या बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं, तो धावन सोडा में और कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है। यह है तो इसका ताप का प्रभाव। तो यहीं पर यह क्वेश्चन पूछा गया है कि खाने का सोडा बनाने की विधि लिखिए और इसको धावन सोडा में कैसे परिवर्तित करोगे। तो परिवर्तित करने की क्या है, गर्म कर दो धावन सोडा को, ये धावन सोडा में बदल जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपके सामने एक पाउडर दिख रहा है, ये पाउडर जो है क्या है, ये पाउडर है सोडियम बाइकार्बोनेट का। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं नेक्स्ट साइड पे एक इसी को दोबारा से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखेंगे आप रासायनिक नाम, फिर से लिख लीजिए, रासायनिक नाम, अणुसूत्र, अणुसूत्र, बनाने की विधि, बनाने की विधि, और ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव में लिखे दे रहा हूं यहाँ पर। तो रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट, मैं एक ही लिख रहा हूँ, पीछे बाकी लिखा मैंने, सोडियम बाई कार्बोनेट। अणुसूत्र क्या था इसका, NaHCO3। बनाने की विधि कैसे बनाई थी आपने, आपने Na2CO3 को कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के साथ मिलाया, तो बन गया 2NaHCO3। जब 2NaHCO3 को गर्म करेंगे तो ये Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O में टूट जाता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। तो ताप का प्रभाव मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। चलिए आगे देखते हैं, सूचक क्या है। सूचक क्या है, एक उदाहरण की सहायता से अम्ल क्षार सूचकों के लिए अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में रंग परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग हेडिंग डालेंगे सूचक, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे आपको लिखना है। सूचक वे पदार्थ होते हैं या वे रंजक या डाई होते हैं जिन्हें अम्ल तथा क्षार के साथ मिलाने पर अपने रंग में परिवर्तन लाते हैं, सूचक कहलाते हैं। अब इनको अम्ल और क्षार की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, अम्ल और क्षार की पहचान के लिए। तो सूचक कितने प्रकार के होते हैं, सूचक कई होते हैं, जैसे कि फिनाफ्थलीन हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, है ना, नीला लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर होता है ना। तो नीला और लाल लिटमस पेपर, उसके बाद क्या बताया मैंने, फिनाफ्थलीन, फिनाफ्थलीन, उसके अलावा बताया क्या मैंने, मेथिल ऑरेंज। ये अम्ल क्षार के साथ अपना रंग बदल देते हैं। कितने लोगों को आपने रंग बदलते हुए देखा है ना। ये भी रंग बदलता है, नीला लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर, है ना। जितने भी सूचक होते हैं सब रंग ही बदलते हैं। चलिए फिनाफ्थलीन इंडिकेटर सबसे पहले देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने एक फिगर दिख रहा है जिसमें जिसकी पीएच वैल्यू 8 से 10 है, क्षारीय क्षारीय कोई पदार्थ है, तो उसको उसमें मिलाएंगे क्षारीय पदार्थ में, किसमें, क्षारीय पदार्थ में। जैसे ही हम फिनाफ्थलीन मिलाएंगे, फिनाफ्थलीन मिलाएंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, यानी कि गुलाबी हो जाएगा। लेकिन अम्ल के साथ ये कलरलेस रहता है, अम्ल के साथ कलरलेस रहता है।
अम्ल के साथ रंगहीन रहता है, कोई रंग ही नहीं देता है। ये प्रैक्टिकल आप लोग करके देख सकते हो, फिनाइल्फ्थीलीन आप मार्केट में मंगवा सकते हो, अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हो। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर। मेथिल ऑरेंज क्या होता है कि मेथिल ऑरेंज जो होता है ये ऑरेंज कलर का होता है, यानी कि संतरी रंग का होता है। कैसा होता है? संतरी रंग का होता है, ऑरेंज कलर का होता है खुद ही ये। और जो ऑरेंज कलर का होता है इसको अगर हम अम्ल में डालते हैं, किसमें? अम्ल में इसको डालेंगे तो ये रेड ऑरेंज कलर हो जाएगा, लाल संतरी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल संतरी हो जाएगा। ये देखिए आपको दिखाया गया है इसमें। दूसरा देखिए जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब होता है जिसका पीएच कितना हो, 7 हो, उसको हम मिलाएंगे इसमें तो येलो कलर का देगा, पीले रंग का। किस रंग का? पीले रंग का देगा वो, पीले रंग का। और अगर हम क्षार के साथ मिलाएं, किसके साथ? क्षार के साथ मिलाते हैं तब भी वो पीले रंग का मेथिल ऑरेंज हो जाता है। यानी कि संतरे रंग से लाल संतरी हुआ, और जब न्यूट्रल में मिलाएंगे तो पीले रंग का हो जाएगा, क्षार के साथ मिलाएंगे तो पीले रंग का हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं। सबसे पहले जो आप लोग घर में कैसे पहचान सकते हैं, टर्मरिक। टर्मरिक मतलब होता है हल्दी। हल्दी एक ऐसा सूचक है जो आप अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं और खाना खाते वक्त जो सब्जी है वो आपके सफेद कपड़े पे लगती है, जब आप उसको धुलने जाते हो साबुन लगाते हो, साबुन क्या है? एक क्षार है। और जो उस पे दाग लगा है कपड़े पे, वो जो तेल का है, तेल क्या होता है? फैटी एसिड होता है, यानी अम्ल होता है। अम्ल और क्षार की जैसे रिएक्शन कराते हैं, उसमें होता है हल्दी। हल्दी के साथ जैसे ही क्षार मिलेगा तो वो क्या हो जाता है? रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, लाल भूरे रंग का हो जाता है ना? इस बात को याद रखेंगे। देखिए जैसे क्षारीय है, ये है क्षार, ये है अम्ल, और ये है उदासीन। उदासीन के साथ ये येलो ही रहेगा। हल्दी येलो रंग का होता है, उदासीन के साथ कोई कलर नहीं देगा। अम्ल के साथ येलो ही रहेगा, कोई रंग परिवर्तन नहीं देगा। लेकिन जैसे ही क्षार के साथ मिलाएंगे तो वो किस कलर हो जाता है? रेडिश कलर का हो जाता है। यहाँ पर वर्मिलियन लिखा हुआ है, वो येलो कलर, रेड कलर ही होता है। तो जैसे हल्दी को क्षार में मिलाओगे पीला होता है, और पीले से किस कलर हो जाएगा? रेडिश ब्राउन, यानी कि लाल भूरा हो जाएगा। लेकिन अम्ल और उदासीन के साथ जब मिलाएंगे तो कोई रंग उनसे परिवर्तन नहीं होगा। आपके सिलेबस में एक चीज और दी गई है, हिबिस्कस, यानी कि हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, गुड़हल का फूल। गुड़हल के फूल से भी आप इंडिकेटर बना सकते हो। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद क्या है? पिटूनिया। पिटूनिया एक ऐसा पौधा है जो ये भी इंडिकेटर का कार्य करता है। ठीक है, तो इसका जो प्रैक्टिकल है वो एवीएस की पाठशाला यूट्यूब चैनल पे करवाया गया है। इसका लिंक आपको नीचे जो आप क्लिक करेंगे बटन किनारे होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मिल जाएगा आपको वीडियो, वहां पे जाकर के आप देख भी सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित पर ताप का प्रभाव लिखिए, केवल रासायनिक समीकरण देना है। पहला नंबर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको बोलते हैं पीओपी। पीओपी का उपयोग कहाँ होता है बताएंगे, कमेंट करेंगे। दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो पीओपी का फार्मूला क्या होता है बेटा? CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये होता है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब पेरिस में सबसे पहले इसको प्लास्टर करने में इस्तेमाल किया गया था, घरों सजावट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और भी जो उपयोग है आप लोग लिखेंगे। ठीक है, इसको जब हम गर्म करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस, 100 के आसपास गर्म करते हैं, तो क्या होता है? ये CaSO4 प्लस हाफ H2O में ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। इसी का दूसरा रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O। डॉट क्या है? H2O। और इसको भी सेम टेम्परेचर में गर्म करेंगे तो 2CaSO4 प्लस H2O में टूट जाता है, यानी कि जल बाहर हो जाता है। इसमें जो जल है वो बाहर हो जाता है। यानी कि एक बार अगर आपने पीओपी सुखवा दिया घर में लगाने के बाद, घर में अगर वो सूख गया तो दोबारा उसको आप गीला नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह से होता है। दोनों रिएक्शन आप लिख सकते हैं, एक भी रिएक्शन लिख सकते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? NaHCO3। इसको जब गर्म करोगे, अभी भी मैंने रिएक्शन करवाई है, तो ये Na2CO3 में प्लस CO2 प्लस H2O में टूट जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर उड़ जाती है। गर्म कर रहे हो ना बेटा, गर्म करोगे तो ऊपर तोड़ेगी ना।
क्योंकि ये गैसीय रूप में बदल जाएगा, जल भी उड़ जाएगा, CO2 भी उड़ जाएगा, है ना। यहाँ पर आप लोग H2O लिख लेंगे, H2O, है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम क्या था? मीठा सोडा, मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। ये क्या है? धावन सोडा बनता है, धावन सोडा। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो धावन सोडा का निर्माण होता है, और जब पीओपी को गर्म करते हैं तो निर्जल पीओपी बनता है। क्या बनता है? निर्जल पीओपी। ये है निर्जल पीओपी। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, दांत दिखाया गया है आपको। दांत तो जैसे मान लीजिए बहुत लोगों के दांत गिर जाते हैं तो नकली दांत लगवाते हैं, तो नकली दांत के बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसी को पीओपी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएच मान 4 के विलयन में H+ आयन की सांद्रता बतानी है। यानी कि पीएच मान कितना दिया गया है? 4 दिया गया है, और आपसे पूछ रहा है H+ आयन कंसंट्रेशन आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? H+ आयन की सांद्रता बराबर होता है पी एच, क्या होता है? P माइनस पीएच, ये होता है। तो यहाँ पर पीएच की वैल्यू कितनी दी गई है? 4 दी गई है। तो H+ आयन की सांद्रता कितनी हो गई बेटा? 4 हो गई। यानी ये विलयन कैसा है? अम्लीय है। कैसा है? अम्लीय है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। P माइनस पीएच, पीएच की वैल्यू 4 दी गई है, तो यहाँ पर आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, H+ बराबर P की पावर 4। तो H+ की सांद्रता कितनी दी गई है? 4 दी गई है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कुछ फार्मूले और बताना चाहता हूँ जो आपकी परीक्षा में पूछे आते हैं, न्यूमेरिकल से पूछा जाता है। सबसे पहला है, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+, यानी H+ आयन की सांद्रता। एक फार्मूला ये है, ये इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। एक फार्मूला है POH बराबर क्या होता है? माइनस लॉग OH माइनस। एक फार्मूला ये भी है। तो यहां से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अगली वीडियो में न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब इसका रासायनिक समीकरण देना है केवल? तो पहली अपक्रिया कौन सी है? पहली अपक्रिया है कि अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर को गर्म करते हैं। नौसादर का फार्मूला क्या होता है? NH4Cl। गर्म कर दो इसको, गर्म करोगे तो ये अमोनिया देता है, और साथ में क्या देता है? HCl देता है। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर को बुझे हुए चूने के साथ यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना का सूत्र आप लोग कमेंट करेंगे, बिना बुझा चूना। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है? NH4Cl। और इसकी रिएक्शन कराते हैं बुझे हुए चूने के साथ यानी CaOH का होल ट्वाइस के साथ। ये आपको फार्मूले भी याद कर लेने साथ के साथ, तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ये बनाता है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है बेटा? कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। +2 H2O निकलता है, और साथ में क्या निकलता है? NH3 निकलता है। ये है अमोनिया, ये है H2O, ये है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये है नौसादर। नौसादर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करा दो, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। और यहाँ ये क्या बना रहा था? ये बना रहा था अमोनिया। ये है अमोनिया, और ये है HCl गैस। ये दोनों गैस हैं, ये भी गैस, ये भी गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड है। आगे देखते हैं। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं। किसको गर्म करेंगे? जिप्सम को। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। कंफ्यूज नहीं होना। जिप्सम को गर्म करेंगे तो पीओपी बनेगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये बनेगा। प्लस साथ में 3/2 H2O निकल जाएगा।
ये क्या है? ये जिप्सम है। और ये क्या है? ये है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पीओपी बनाया कैसे जाता है? जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम का फार्मूला याद रखेंगे, ठीक है। अब अगला है CO2 गैस को चूने के पानी के साथ प्रवाहित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CO2 के को चूने का पानी यानी कि बुझा हुआ चूना, CaOH का वोल्टेज क्या बनाता है? CaCO3 बनाता है। क्या बनाता है? CaCO3 प्लस H2O बनाता है। क्या बनाता है? H2O। जैसे आप जब CaOH का वोल्टेज जब कैल्शियम ऑक्साइड मार्केट से लेके आते हैं और उसको घोलते हैं और घर पे पोतते हैं, पोतने के 1-2 दिन बाद वो चमकने लगता है। क्यों चमकने लगता है? क्योंकि ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपने पोत दिया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपने व्हाइट वॉशिंग घर की है, पोता है घर को आपने। दिवाली आ रही, बहुत लोग पोतेंगे, ठीक है। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जल में जो दीवार पे पोता है आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को बोलते हैं संगमरमर। क्या बोलते हैं? संगमरमर। अरे ये संग में मरने वाला नहीं है। संगमरमर, संग मतलब साथ, मरमर मतलब मरने वाला बार बार, वो नहीं है ना। संगमरमर एक फार्मूला है। कैल्शियम कार्बोनेट जल उड़ जाता है। क्या हो जाता है? ये पंछी बन के उड़ जाता है, ठीक। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करते हैं। ये रिएक्शन मैं पहले करवा चुका हूँ। पीओपी का फार्मूला क्या होता है? CSO4 डॉट हाफ H2O, आधा H2O होता है। इसको गर्म करोगे तो कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ H2O बाहर उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे, सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्री पीडीएफ आपको एवीएस की पाठशाला टेलीग्राम ग्रुप मिलता है, वहां पे जाकर के ज्वाइन करो। जाकर के टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करो, सर्च करो एवीएस की पाठशाला, ज्वाइन करो, फ्री में पीडीएफ ले जाओ, मस्त रहो, पढ़ाई करो बिना टेंशन के। थैंक यू आप सभी का। जय हिंद।